समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है टीबी की रोकथाम और इलाज। टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, हालांकि ये शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी रोग पैदा करने वाले कीटाणु एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये एक संक्रमण रोग है जो जल्दी फैलता है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है, जिसका उद्देश्य टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है, वो भी 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले यानी 2025 तक। इस रोग के लक्षण, कारण, निदान और सावधानी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पल्मोनरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मित्तल और सफदरजंग अस्पताल में पल्मोनरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर रोहित कुमार। नमस्कार, स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में भी टीबी की बीमारी से संबंधित कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और 23421050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर रोहित, आपसे शुरू करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है टीबी, जिसको तपेदिक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण और कारण क्या होते हैं? टीबी जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, टीबी बैसिलाई की वजह से। अब इसके लक्षण अगर आप देखें तो इट डिपेंड्स कि वो किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है। तो हम बेसिकली उसको क्लासिफाई करेंगे एज पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब फेफड़ों को वो कर रहा है। फेफड़ों को अगर वो इफेक्ट कर रहा है तो खांसी आएगी, बलगम में खून आ सकता है, वजन कम हो सकता है, भूख कम लग सकती है, ऐसे लक्षण आते हैं। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस होते हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्गन को कर रहा है। तो अगर हड्डियों को करेगा तो पेन होगा, फ्रैक्चर्स होंगे, एब्सेस बनेगा, पस पड़ेगा। अगर ब्रेन को कर रहा है तो दौरे पड़ सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है। अगर लिम्फ नोड्स को कर रहा है तो लिम्फ नोड्स की गांठें शरीर में आ जाती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है उसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। तो ये पता कैसे चलता है डॉक्टर सौरभ? कोई पर्टिकुलर टेस्ट या हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है कि इस व्यक्ति को टीबी है? तो अगर हम देखें कि मरीजों को अगर टीबी के लक्षण है, जैसे बुखार आना या वजन कम होना, तो जिस ऑर्गन की या जिस अंग की टीबी है उसके हिसाब से टेस्ट होते हैं। जैसे 80-85% मरीजों में सिर्फ फेफड़ों की टीबी होती है, तो उसके लिए मेन टेस्ट होता है बलगम की जांच। यानी बलगम में टीबी के कीटाणु ढूंढने के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसको हम CB नाट या AFP या माइक्रोस्कोपी टेस्ट बोलते हैं जी। पर उसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे भी करते हैं। बहुत बार छाती का एक्सरे या CT स्कैन करना पड़ता है। अगर और अंगों की टीबी है, जैसे दिमाग की टीबी है, तो दिमाग का पानी निकाल के टेस्ट करते हैं या MRI करते हैं। या हड्डी की टीबी है तो हड्डी का CT स्कैन या MRI या एक्सरे करके पता करते हैं। बच्चेदानी की टीबी बहुत कॉमन होती है, तो उसके लिए जो गर्भाशय होता है उसकी जांच करनी पड़ती है कि उसमें टीबी तो नहीं है। तो डिपेंड करता है कहाँ की टीबी है, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके की जांचें की जाती हैं। जारी रखेंगे इस पे चर्चा। इस बीच बिहार दरभंगा से राजेंद्र ठाकुर कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, राजेंद्र जी, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैडम, हमको खांसी उसी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जो गला में कोई कफ आ गया वो फेंक दिए। तो हम कान को दिखाने गए थे, तो वहाँ पर एक तो हमको लोशन लिख दिए, गार्गिल करने वाला, कुल्ला करने वाला जी। ये क्या है मैडम, ये गला में कफ आ जाता है? राजेंद्र जी, हम सवाल समझ गए। डॉक्टर सौरभ, जैसे ये कह रहे हैं कि बलगम आता है, हर तरीके की बलगम आना क्या टीबी ही मानी जाती है? नहीं,
तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपको सिर्फ गले से बलगम आता है, तो कई बार जो ENT या गले की बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन या गले की सूजन, उसकी वजह से बलगम आता है। तो हर तरह का बलगम टीबी नहीं होता। तो हम ये जनरली कहते हैं अगर खांसी बलगम 2 हफ्ते से ज़्यादा है, या बलगम में खून आ रहा है, या साथ में बुखार है, भूख कम हो रही है, वजन कम हो रहा है, तो ये लक्षण माने जाते हैं ये टीबी के हैं, और इन लक्षणों के आधार पर आपको टीबी की टेस्ट करानी चाहिए। जी, मथुरा से महेंद्र सिंह कार्यक्रम से जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार महेंद्र जी, सवाल पूछिए। जी, मैं चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा से। जी, सवाल पूछिए। आपकी आवाज मुझे बहुत कम मिल रही है। हमें आपकी आवाज साफ आ रही है महेंद्र जी, आप सवाल पूछिए। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हाँ, आप सवाल पूछिए, हमें आवाज आ रही है। जी जी जी, मैं जानना चाहता हूँ टीबी के लक्षण क्या हैं? शुरुआती लक्षणों से कैसे पता चलता है कि हमें टीबी है? और दूसरी बात ये है कि सरकार द्वारा रोगी को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध? लक्षण हालांकि डॉक्टर रोहित अभी आपने बताए हैं। जी, एक बार मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। फेफड़ों के टीबी सबसे कॉमन है, जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया, और उसमें 2 हफ्ते से अधिक खांसी अगर है, बलगम में खून आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो उसके ऐसे लक्षण है जिसमें हमें टीबी की जांच जरूर करवा के देखना चाहिए। सिंपल एक बलगम की जांच से भी हो जाता है। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सरकार इसमें क्या कर रही है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे रोल आउट प्रोग्राम्स हैं जिसमें इस टीबी को पकड़ना की कोशिश की जा रही है, टीबी का इलाज किया जा रहा है एंड सपोर्ट दिया जा रहा है। तो जो हम बात पहले भी कर रहे थे वो है कि हम एक्टिव केस फाइंडिंग करेंगे। अगर जब टीबी पता चल जाएगा तो उसका इलाज मुफ्त में होता है, डॉट सेंटर में सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। और तीसरी चीज़ जो नया शुरू किया है वो है सपोर्ट। इन मरीजों को खाना का भी सपोर्ट दिया जाता है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। निक्षय मित्र और निक्षय पोषण योजना जो है उसके बारे में, तो निक्षय पोषण के अंतर्गत खाना वो दिया जाता है। निक्षय मित्र एक कोऑर्डिनेटर बनते हैं, क्या करते हैं वो? तो निक्षय मित्र एक कोऑर्डिनेटर बन जाता है जो पेशेंट की मदद करेगा। उनको कभी जैसे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ उनको जॉब्स में भी हेल्प करने की मदद की जाती है। तो बहुत सारी NGOs इससे जुड़ रहे हैं। इस जो ये बात ये है कि ये सिर्फ सरकार का प्रोग्राम नहीं रह गया, अब ये हर किसी का प्रोग्राम हो गया, तभी तो टीबी मुक्त बनेंगे। बिल्कुल। तो उसमें हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को भी, NGOs को भी, जो सिविल मूवमेंट वाले हैं उन सबको जोड़ रहे हैं। जी, दिल्ली से संजय जुड़े हैं। संजय जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है मैम कि कुछ पहले कहीं ऐड वगैरह में मैं सीखा था टीबी जो है 7 मिनट में खाने पीने से नहीं होती है। जी, तो टीबी तो चलिए हम 7 मिनट में बैठने से तो समझ सकते हैं, लेकिन ये खाने पीने से लेकर के क्या मतलब है? दूसरा खाने पीने से क्यों नहीं हो सकता? एक तो सवाल मेरा ये है, देखिए टेक्निकल बात लगती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो टीबी के अभी इलाज आए हैं उनमें ये क्या जो पहले से टीबी चल रहे हैं लंबे समय, क्या इनके लिए भी पूर्ण टीका है? मतलब आजकल के जो हो रहे हैं उन सबके लिए है। और तीसरा एक छोटा सा सवाल सिर्फ इतना जानकारी के तौर पे, ये रेडियो का टीबी से क्या लेना देना? मैं देखता हूँ टीबी इलाज में रेडियो बहुत यूज किया जाता है हॉस्पिटलों में खास करके, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है अपने साथी को टीबी के टाइम रेडियो दिया गया था उसका सुनने के लिए बस्ती के दौरान। चलिए मेरे 3 सवाल। जी, संजय जी का पहला सवाल डॉक्टर सौरभ जैसे ही पूछ रहे हैं कि खान पान किस तरीके से जिम्मेदार हो सकता है इस टीबी रोग के लिए। तो पहली चीज तो ये है कि साथ खाना खाने से टीबी नहीं फैलता। टीबी के फैलने का जो मेन कारण होता है वो खांसी। तो किसी ने कमरे में खांसा, उसकी खांसी से जो कण निकले अगर किसी दूसरे के सांस में वो अंदर जाते हैं तो उसी से टीबी फैलता है, जिनको ड्रॉपलेट बोलते हैं। बिल्कुल, तो इसको एरोसॉल या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं कि उसी से सांस के अंदर टीबी के कीटाणु जाते हैं और उससे टीबी हो जाता है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि भाई रेडियो का क्या रोल है। तो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम है हॉस्पिटलों में भी, और बिल्कुल है, दूर दूर तक जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि टीबी की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने में बहुत सारे टीवी हो चाहे रेडियो हो, उनके बहुत बड़ा रोल होता है। नेशनल प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है, मरीजों को जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही है सरकार द्वारा, वो सब इन्हीं माध्यमों से पेरीफेरी तक या दूर दूर छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाई जाती है। जी, डॉक्टर साहब अभी ड्रॉपलेट्स की बात हो रही थी। डॉक्टर रोहित, कई एक स्वाभाविक आदत होती है कुछ लोगों की कि वो रास्ते में जा रहे
रहे हैं, पान खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, थूक देते हैं या वो कर देते हैं, तो वो भी शायद अगर कोई टीबी मरीज है तो उसके ड्रॉपलेट्स भी लोगों को ये बीमारी होने का खतरा रहता है और लोगों को। बिल्कुल जी, थूकना, खांसी करना, छींकना, इन सब से ये ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स बनते हैं जिसमें ये टीबी के कीटाणु होते हैं। और जैसे ही डॉक्टर सौरभ ने बताया कि जब कोई दूसरा उसको इनहेल करेगा तो उनके फेफड़ों में भी वो चला जाता है। तो इस आदत से भी बचना चाहिए। बिल्कुल, सड़कों इसको पे अवॉइड करना चाहिए। धर्मवीर जुड़े हैं कार्यक्रम में दिल्ली से। जी धर्मवीर जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, जैसे और वैक्सीन जो बन गए हैं, क्या टीबी का कोई वैक्सीन आपके यहाँ इसके लिए कुछ काम चल रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि टीबी इतना एक व्यक्ति था, उसको टीबी थी, इसका इलाज चल रहा था, तो एकदम से उसको क्या खांसी आई और एकदम से उसके मुंह से ब्लड आया और वो डेथ हो गई उसकी। तो ये लास्ट स्टेज की टीबी कैसी होती है और इलाज करते करते भी क्या ये व्यक्ति मर जाता है? और सरकार का एक बहुत बहुत धन्यवाद, जो 1000 रुपये दिया जा रहा है हेल्थी डाइट खाने के लिए, और एक किट भी दी जाती है। ये मेरी जानकारी में है, मैंने देखा है कि टीबी डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है सरकार की तरफ से। डॉक्टर सौरभ, ये जो पूछ रहे हैं बलगम या उससे ब्लड आया और वो शायद लास्ट काफी एडवांस स्टेज तक हो गया होगा वो। नहीं तो कई दफा क्या होता है, टीबी में क्या होता है कि फेफड़े का एक हिस्सा खराब होने लगता है। जब वो हिस्सा खराब हो जाता है, हम टीबी की दवाई देते हैं तो वो हीलिंग होती है, या उसका जैसे कहते हैं कि जख्म भर रहा है। पर कई दफा मरीज को अगर कभी बहुत खांसी आती है तो जख्म से ब्लीडिंग हो जाती है। अब क्या है, ब्लीडिंग अगर कहीं और बॉडी पार्ट से होती है तो वो कंट्रोल हो जाती है, पर अगर लंग्स से ब्लीडिंग होती है तो उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और क्या होता है, मरीज की सांस की रगनी बंद हो जाती है उस ब्लड की वजह से और मरीज की जान जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर खांसी में खून आए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसको इग्नोर ना करें। और अगर खांसी में ब्लीडिंग बढ़ती है तो फिर भर्ती होने की जरूरत है, या आपके डॉक्टर जिस भी तरीके से बताएं। खांसी में आया हुआ खून हमेशा एक कुछ बड़ी बीमारी का लक्षण होता है और उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दिल्ली से एनपी सिंह जुड़े हैं। जी एनपी सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा नमस्कार जी, सवाल पूछिए। आई हैव 2 क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। आई हैव फैक्ट्री, तो जो मेरे वर्कर थे, एक परिवार के 5 जने थे, तो एक एक करके सबका हुआ जी। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था, मतलब आपसे मेरा वो था पूछना कि जैसे अक्रॉस द काउंटर वो हमारे को मतलब सारे ही मिलते थे दिन के अंदर, तो वो क्या हमारे को भी पास ऑन कर सकते थे? दूसरा वो था कि बेचारे वो जब रहते थे सारे एक ही कमरे में रहते थे, तो जो अब जो सबसे शुरू हुई और वो कहीं और तो रह नहीं सकते थे, तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि ऐसे और बहुत सारे लाखों परिवार होंगे जो एक ही कमरे में रहते होंगे, तो वो अपनी वो रोकथाम कैसे कर सकते होंगे? कोई ऐसी दवाई आती है जो दूसरे को ना फैले? डॉक्टर रोहित, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहला सवाल का ये है कि वो ट्रांसमिशन हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, फेफड़ों का टीबी फैल सकता है, जिसको हमने पल्मोनरी टीबी कहा था। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है वो फैलता नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा मरीज मिले जिसके लिम्फ नोड टीबी है, या पेट का टीबी है, या दिमाग का टीबी है, हड्डी का टीबी है, उसमें हमें ये घबराने की जरूरत नहीं है कि इनसे टीबी फैल जाएगा। बट हाँ, फेफड़ों का टीबी बिल्कुल फैल सकता है, तो उसमें हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। विच ब्रिंग्स मी टू योर सेकंड क्वेश्चन कि हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो जब हमें पता चल जाए कि टीबी है तो हमें उस पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट करना चाहिए, इतना कि वो अगर आए रूम पे तो मास्क पहन ले। मास्क से भी ये जो हम एरोसॉल जिसकी बात कर रहे थे या ड्रॉपलेट्स जिनकी बात कर रहे थे वो नहीं जनरेट होंगे, वो फैलेंगे नहीं जी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दवाई लेना। अगर आप दवाई लोगे विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स वो आप स्प्यूटम नेगेटिव हो जाओगे, मतलब कि आपके बलगम में वो टीबी का कीटाणु चला जाएगा। कोर्स तो करना वो बहुत जरूरी है। वो शुरू करने से ही आपका टीबी का मतलब ट्रांसमिशन रोकने का सबसे अच्छा स्टेप तो वही है। और दवाई बीच में बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए, ये सोच के कि मुझे खांसी नहीं आ रही या बलगम नहीं आ रही तो उसका इलाज भी पूरा होना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो फेफड़े की टीबी होती है उसके भी सारे मरीज संक्रामक नहीं होते हैं। जिनको बलगम में पॉजिटिव आया है सिर्फ वही मरीज संक्रामक होते हैं। मान लिया किसी को बलगम में नेगेटिव आया है पर एक्सरे में टीबी है, डॉक्टर ने टीबी बताई है, तो वो टीबी भी फैलने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। जिनको बलगम आ रहा है और उसमें टीबी पॉजिटिव आया है वही मरीज होते हैं जिसमें टीबी फैलने का सबसे ज्यादा चांस होता है। जी, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी का एक सवाल है, जानते हैं। जी रमाशंकर जी, नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार,
मैडम ये मैं पूछना चाहता था कि टीबी होने के कारण और उसके रोकथाम के उपाय ताकि टीबी हो ना हो। देखा जाए डॉक्टर रोहित, जैसा ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण है और क्या एहतियात रखनी चाहिए कि जो ना ही हो। तो टीबी का जैसे हम ट्रांसमिशन की अभी तक बात कर रहे थे, टीबी ट्रांसमिशन तब होता है जब बहुत क्राउडेड एरिया हो। उन्होंने अपना लास्ट स्पीकर ने एक वो एग्जांपल दिया कि 5 लोग एक साथ रह रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं, तो संक्रमण के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना है। अगर आपको कोई पता चल जाए कि पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। दूसरी मतलब मास्क पहनना भी एक बहुत अच्छी एडवाइस रहती है। तीसरी चीज मैं एक चीज और लाना चाहूंगा, वो है न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो टीबी का बैसिलाई अगर आपकी बॉडी में घुसेगा भी वो इन्फेक्शन नहीं करा पाएगा, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम आपसे उसका लड़ सकता है। बट अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है कोई इन्फेक्शन के वजह से, या कोई खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, पोषण ठीक नहीं है, तो उसमें टीबी फैलता है। जैसे अभी आपने लक्षण बताए कि वजन कम होता है, बुखार होता है, बलगम, ये हमने बताया बेसिकली फेफड़ों के लिए, लेकिन दिमाग का है, आंख का है या हड्डियों का है, उसमें कौन से लक्षण हमें दिखने चाहिए जो हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें? डिपेंड करता है कि एक तो ये है कि कुछ चीजें हम कहते हैं सिस्टेमिक सिम्टम्स से आता है लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट और फीवर, भूख कम लगना, वजन कम होना और बुखार लंबा चलना। तो अगर ऐसा आ रहा है, इस पे भी हमें टीबी का शक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है कि कहाँ के लक्षण है। अगर किसी के पैर में पस पड़ रहा है, वो हील नहीं कर रहा, तो टीबी का लक्षण हो सकता है। अगर सिर में दर्द है, दौरे पड़ रहे हैं, तो वो भी टीबी का लक्षण हो सकता है, जो ब्रेन टीबी की बात कर रहे हैं। लिम्फ नोड्स होती हैं शरीर पे, ऐसी गांठें आ जाती हैं जो आप फील कर सकते हो, और वो 1-2 हफ्ते में भी ठीक नहीं हो रही, आपने एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, नहीं ठीक हो रही, तो उसको भी हम टीबी ही मान सकते हैं। उसमें फिर हमें आगे जांच करानी पड़ती है। जी, इसके अलावा डॉक्टर सौरभ, कितने दिन में हम मान के चले बीमारी ठीक हो जाती है, और दवाई लेने के साथ साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बाकी घर परिवार के लोगों को? तो ये कहा जाता है, देखिए समझिए कि टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने करना है। और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग रोज़ मरीज देखते हैं जो दवाई बीच में छोड़ देते हैं। तो टीबी का कोर्स कम से कम 6 महीने का होता है। 6 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत है या नहीं है, वो आपके डॉक्टर आपका रिस्पॉन्स, आप कितने ठीक हो गए हैं, उसके हिसाब से तय करते हैं। तो 6 महीना कम से कम। बाकी अगर हड्डी की टीबी है या दिमाग की टीबी है, तो उसमें 1 साल की दवाई चलानी पड़ती है। जी। अब उसमें एहतियात क्या बरतनी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका न्यूट्रिशन। आप खाना पीना ठीक रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, डायबिटीज़ और मोटापा, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से हमारे भारत में टीबी अभी भी बढ़ता जा रहा है। इवन जो कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं या हाई सोसाइटी के लोग हैं, उनमें डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है कि डायबिटीज़ की वजह से टीबी बढ़ ज़्यादा चांसेस उनको रहते हैं। तो एक तो मेल न्यूट्रिशन, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, उनमें टीबी होता है, या जो डायबिटीज़ वाले मरीज होते हैं उनमें टीबी होने का चांस बहुत रहता है। तो आपका अपना न्यूट्रिशन और अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल ठीक रखेंगे तो आपकी टीबी जल्दी ठीक होगी। डॉक्टर रोहित, एक और चीज होती है, किसी के घर में टीबी है तो वो बाकी लोगों को बताने में थोड़ा डरता है, झिझकता है, स्टिग्मा एक आ जाता है कि कैसे बताएं हमारे घर में टीबी है, क्योंकि ये बीमारी थोड़ा डराती भी है और थोड़ा ये भी है। तो उसको भी बताना चाहिए कि लोगों को नहीं, इलाज कराइए, ठीक कराइए, और ये स्टिग्मा होना, देखिए स्टिग्मा इज अ रियलिटी। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं है, बिल्कुल है। उससे डील करने का हमें तरीका है। आप मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि टीबी फैलता है, मैसेज ये जाना चाहिए कि टीबी का इलाज हो सकता है, और उसका इलाज करें तो वो फैलना बंद हो जाएगा। तो हमें फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे करना है कि हम उसका इलाज कर सकते हैं, उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं। वो पेशेंट ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया और वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से और पीड़ित हो जाए। तो उसको हमें थोड़ा सपोर्ट देने की जरूरत है। इंदौर से अनिल जुड़े हैं कार्यक्रम से। जी अनिल, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। अनिल, आवाज आ रही है हमारी? लगता है अनिल को हमारी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर रोहित, कोई खास उद्योग या कार्यस्थल, अभी तो हमने बताया कि जहाँ भीड़ रहती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रकार के उद्योग जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों को या वर्कर्स को ज्यादा रहती है, जैसे माइनर्स की बात करें, खनन की बात करें। एक सिलिका माइनिंग जहाँ पे होती है, सिलिकोसिस उससे होता है, उसमें साथ टीबी की चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी क्राउडेड एरियाज हैं, प्रिजन्स हैं, जो जहाँ पे बहुत सारे लोग, कई बार हम
हम देखते हैं कि आप जाओ तो एक रूम में 5-5 लोग डेली वेज वर्कर्स रह रहे होते हैं, तो ऐसे में भी ज्यादा चांसेस होते हैं। दरभंगा बिहार से मोहन पासवान का एक सवाल है, जानते हैं। जी नमस्कार मोहन जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। हेलो। प्रश्न है कि सरकार द्वारा टीबी मरीजों के लिए खान पान एवं दवाओं के किट में क्या सब सुविधा दिए जा रहे हैं मैडम? टीबी के इलाज में किस तरीके की सरकार द्वारा सुविधाएं और खान पान का, जो अभी हम निक्षय पोषण योजना की बात कर रहे थे, तो सरकार की तरफ से टीबी का इलाज पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी दवाइयाँ फ्री है, चाहे आपकी टीबी साधारण या ड्रग सेंसिटिव टीबी जिसको बोलते हैं वो है, या रेजिस्टेंट टीबी है, या MDR टीबी जिसको बोलते हैं वो है, सभी के टेस्ट और इलाज मुफ्त है। दूसरी बात, सरकार की तरफ से 6 महीने के लिए हर महीने 1,000 रुपये मरीज को दिए जाते हैं। निक्षय एक पोषण योजना के तहत कुछ निक्षय मित्र भी है, कुछ NGOs हैं जो मरीजों के लिए खाने के पैकेट या बिस्किट या उनको घर का सामान, ताकि उनका न्यूट्रिशन ठीक रहे, वो भी प्रोवाइडेड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पर हैं। पर कम से कम 1,000 रुपया पर महीना फ्री का टेस्ट और फ्री का इलाज तो सबके लिए है। इसके अलावा इस बीमारी से ठीक होने के बाद डॉक्टर रोहित, क्या दोबारा इसके होने के चांसेस रहते हैं? टेस्ट कराते रहना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार टीबी हो गया तो आगे नहीं हो सकता। फिर भी टीबी के हो सकते हैं 2 चीज़ें हैं, या तो री इन्फेक्शन, कहीं बाहर से फिर से आ गया, या रीएक्टिवेशन, कि बॉडी के अंदर थोड़ा सा वो रह गया था, पूरा इलाज नहीं हुआ और उसमें वो वापस आ सकता है। अब इसमें टेस्ट कराने की ऐसा नहीं है कि हर किसी को टेस्ट कराना चाहिए, बट उनको सतर्क रहना चाहिए कि कभी लक्षण फिर से आए या किसी और बॉडी के हिस्से में कुछ दिक्कत आनी शुरू हो, तो वो अपनी डॉक्टर को हमेशा ये हिस्ट्री जरूर बता दे कि इनका टीबी का इलाज हुआ था। वो डॉक्टर खुद असेस कर लेगा कि टीबी है, क्या टीबी वापस आ रहा है, और उसके हिसाब से वो आपको बता देगा कि टेस्ट की जरूरत है या नहीं। बिहार मोतिहारी से आकाश का एक सवाल है, जानते हैं। जी आकाश, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल है, सर जो बाजार से जो ठंडा सामान जो मिलता है जी, वो टीबी रोगी को सर पिला सकते हैं कि नहीं, खिला सकते हैं कि नहीं, कोई भी फल हो या कोई भी जूस वगैरह हो जी। बेसिकली अगर कोई टीबी रोग है तो उसके खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए, और क्या बाहर का खाना उनको खिला सकते हैं? तो ऑब्वियसली बाहर का खाना तो हम कहते हैं कि किसी को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तेल होता है, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं यूज़ होती। बट आप फल खा सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा जैसे कुछ लोग पान, गुटखा और ये बहुत खाते हैं, जैसे ये भी मुंह के कैंसर का एक मुख्य कारण है? जी बिल्कुल। या धूम्रपान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक तो कैंसर का भी कारण है, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करती हैं, ये रिस्क बढ़ाती हैं, टीबी का भी रिस्क बढ़ाती हैं। तो मेरा संदेश तो सबके लिए यही है कि धूम्रपान, टोबैको चीज़ों से दूर रहें जी, क्योंकि फिर वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर सौरभ, टीबी की जांच कितने प्रकार की होती है और इसके स्टेजेस क्या होती हैं टीबी की? तो टीबी की जांचें देखो, वो जैसे हमने बात किया कि भाई आपको एक सैंपल लेना है और उस पर टीबी का टेस्ट होता है। जैसे जनरली लंग की टीबी के लिए हम बलगम लेते हैं, या कई दफ़ा ब्रोंकोस्कोपी या नाक से दूरबीन टेस्ट करके बलगम निकालना पड़ता है। तो उसमें एक माइक्रोस्कोपी होती है, यानी टीबी के कीटाणु ढूंढते हैं, या फिर नाट बोलते हैं या जीन एक्सपर्ट टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि हम PCR टेस्ट के जरिए उसमें कीटाणु ढूंढते हैं और बलगम को फिर कल्चर करते हैं। तो चाहे आप दिमाग का पानी लेते हैं, चाहे फेफड़ों का पानी लेते हैं, चाहे बलगम लें, चाहे पेट का पानी लें या गांठों का लें, उनमें टेस्ट टीबी के यही किए जाते हैं। तो सैंपल अलग हो सकता है, टेस्ट यही होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि भाई किस तरीके की टीबी है, दवाई असर करेगी या थोड़ा खतरनाक वाली या MDR टीबी है, तो उसके हिसाब से अलग इलाज होता है। जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम टीबी की रोकथाम और इलाज विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पल्मोनरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मित्तल और सफदरजंग अस्पताल में पल्मोनरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर रोहित कुमार। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका एक सवाल है, जानते हैं। जी राकेश जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, जैसे कि अगर कोई माँ जो है बच्चे को जन्म देती है, अगर उस में अगर उस माता को टीबी होता है, क्या ऐसी स्थिति में क्या अपने बच्चों को दूध पिला सकती है? अगर जिसके बच्चा छोटा है, 1 दिन का हो या, तो वो कैसे अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं अगर उस माता जी को अगर टीबी है तो? जी राकेश, एक महत्वपूर्ण सवाल
कि या फिर गर्भवती महिला को भी हो उसे क्या टेस्ट कराने चाहिए, या नवजात बच्चा है उसको तो फीड कराना चाहिए कि नहीं? तो गर्भवती महिलाएं हो या अभी बच्चा जिनका हुआ है वो महिलाएं हैं, अगर वो टीबी की दवाई खा रहे हैं तो वो अपने बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं, अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। जो टीबी की नॉर्मल टीबी की दवाइयाँ होती हैं वो गर्भावस्था में पूरी तरह सेफ होती हैं। अगर आप गर्भवती हैं और आपको टीबी पता चला है तो आप टीबी की दवाई बिल्कुल आराम से ले सकते हैं ताकि आपकी टीबी ठीक हो जाए और गर्भावस्था के दौरान आपको फेफड़े की या आगे कोई परेशानी ना बने। जी, दिल्ली से किशन कुमार का सवाल है। जी किशन जी नमस्कार।